जय हिंद, जय भारत। नमस्कार बच्चों, कैसे हो? मैं संजय चौहान आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने परिवार में। इतिहास की क्लास आगे आज मगध का उत्कर्ष। इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने 16 महाजनपद पढ़े थे। 16 महाजनपद। इन 16 महाजनपदों में मैंने आपको बताया था, इन 16 महाजनपदों का उल्लेख कहां कहां हुआ है। अंगुत्तर निकाय, बौद्ध धर्म की पुस्तक है, बौद्ध धर्म की दूसरी पुस्तक है महावस्तु, और जैन धर्म की एक पुस्तक है भगवती सूत्र। इन जो ये 16 महाजनपद थे, इसमें आपको मैंने बताया था 14 राजतंत्र के अधीन थे और 2 गणतंत्र के अधीन थे। 2 गणतंत्र में वाजी संघ था और मल था। वाजी संघ में कुल 8 राज्य शामिल थे और मल संघ में 2 राज्य शामिल थे। इन 16 महाजनपदों में जो मगध है वो आधुनिक पटना और गया जो जिला है बिहार का, उसके आसपास का इलाका था, जो मगध का इलाका था। आगे चलकर मगध का इतिहास ही भारत का इतिहास बना। मगध का सम्राट भारत का सम्राट बना। मगध की राजधानी भारत की राजधानी बनी। आखिर ऐसा कौन सा कारण था कि उन 16 महाजनपदों में, जो काबुल कंधार से लेकर गोदावरी तक और इधर पूर्वी बिहार से लेकर बंगाल से लेकर आपका राजस्थान की सीमा तक विस्तृत साम्राज्य में केवल मगध का ही उत्कर्ष क्यों हुआ? अवंती का क्यों नहीं हुआ? कौशल का क्यों नहीं हुआ? वैशाली जो कि इतना बड़ा राज्य था, वाजी संघ का मुखिया था, उसका क्यों नहीं हुआ? यह उदय मगध का ही क्यों हुआ? मगध के उत्कर्ष के पीछे बच्चों कई कारण थे और वो कई बार ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछ चुका है, मेंस में तो पूछता ही है। मगध का उत्कर्ष जो प्री के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, मगध का उत्कर्ष ही क्यों हुआ? आखिर मगध में ही ऐसा क्यों था? एक तो जो पटना है, वर्तमान में पटना, और बच्चों जो गया है जिला बिहार का, इन दोनों जिलों के आसपास का इलाका पटना का क्षेत्र था, वो मगध का क्षेत्र था। मगध के पास एक के बाद एक ऐसे कुछ संसाधन हुए जो दूसरे राज्यों के पास नहीं थे, इसलिए मगध का उत्कर्ष पढ़ते हैं। मगध ने उन सभी साम्राज्यों को, जो कि महात्मा बुद्ध के समय अलग अलग राज्य थे, सभी को अपने अधीन कर लिया और अपनी सीमाओं को विस्तृत कर दिया। ऐसा क्या था मगध के पास जो मगध का ही उत्कर्ष हुआ? कई कारण है, चर्चा करते हैं। देखो, सबसे पहले तो यह कि मगध के उत्कर्ष में हम क्या चीज पढ़ेंगे, तो सबसे पहले तो वो कारण पढ़ेंगे जो मगध के उत्कर्ष के पीछे कारण है। कौन कौन से कारण है? दूसरी बात पढ़ेंगे, मगध का उत्कर्ष किस प्रक्रिया के द्वारा हुआ, कौन सी प्रक्रिया चली। तीसरा हम पढ़ेंगे जो विभिन्न राजवंश हुए, उन राजवंश के संस्थापक कौन थे और उस राजवंशों का कहां कहां अधिकार क्षेत्र था। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं कारण पर। वो कौन से कारण थे जो मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के बने? एक बहुत बड़ा कारण जो माना जाता है बच्चों, वो मगध साम्राज्य में एक के बाद एक बड़े सम्राट हुए, महत्वाकांक्षी राजा हुए। बाकी जो समकालीन राज्य थे, सिर्फ कौशल था, उसमें प्रसेनजीत के अलावा कोई बड़ा राजा नहीं पड़ता। आपका वत्स हुआ, उसमें उज्जैन के अलावा कोई बड़े राजा का नाम नहीं मिलता। अवंती चंद प्रघोत के अलावा नहीं मिलता कोई बड़ा नाम। जबकि मगध में हमें एक के बाद एक बड़ा और महत्वाकांक्षी राजा का उल्लेख मिलता है। आपको मैं बताऊं, मगध के अंदर सबसे पहला वंश हर्यक वंश था, लेकिन बौद्ध और पुराण, बौद्ध धर्म के ग्रंथ और बच्चों पुराण, कि पुराण भी भारत की ऐतिहासिक पुस्तकें हैं। इन दोनों में ही
मगध साम्राज्य का जो वंश है वो अलग अलग मिलता है। पुराणों में हर एक वंश का उल्लेख नहीं मिलता। पुराणों में सबसे पहला वंश मिलता है इस क्षेत्र के अंदर जो राजा का उल्लेख हुआ है, वो राजा था बच्चों बृहद्रथ। बृहद्रथ, बृहद्रथ का पुत्र था जरासंध। जरासंध, इस जरासंध का उल्लेख हमें ऋग्वेद में भी उसमें ऋग्वेद महाभारत में भी मिलता है। महाभारत में जिसकी हत्या कृष्ण जी ने भीम के द्वारा करवाई थी वही जरासंध है ये। तो इसका उल्लेख हमें मिलता है जरासंध का। जरासंध का किला भी है पटना के अंदर, है ना, तो ये कहीं ना कहीं वहां जुड़ा हुआ भी रहा है। लेकिन इसके बाद जरासंध के बाद वहां पर उल्लेख मिलता है पुराण के अनुसार राजा प्रघोत का। जिसे चंड प्रघोत कहा गया बौद्ध ग्रंथ में, अवंती के राजा को। वहां मिलता है मगध का राजा। इसके जस्ट बाद मिलता है वहां पर शिशुनाग वंश। जबकि बौद्ध धर्म के अनुसार शिशुनाग वंश हर्यक वंश के बाद हुआ। तो पुराण और बौद्ध धर्म मगध के राजाओं के बारे में, मगध के वंश के बारे में एक मत नहीं है। लेकिन बहुत सारे पहलुओं पर चर्चा करने के बाद, उनका सूक्ष्म अवलोकन करने के बाद यह तथ्य स्थापित होता है कि बौद्ध धर्म की पुस्तकों में जो राजवंश का उल्लेख है वही सर्वमान्य उल्लेख है। सबसे ज्यादा मान्यता बच्चों उसी चीज की है जो किसमें है, जो बौद्ध धर्म की पुस्तकों में है। कि इस बात के प्रमाण तो है कि शिशुनाग वंश के दूसरे राजा कालाशोक के समय बौद्ध धर्म की दूसरी बौद्ध संगति हुई थी। यदि हम शिशुनाग वंश को हर्यक उसके क्या नाम प्रघोत वंश के तुरंत बाद मान ले तो बौद्ध संगति की साम्यता कालाशोक से नहीं बैठती। उधर प्रघोत के समय बिंबिसार ने अपना जीवक जिसका राजवैद्य था वो भेजा था, उसकी साम्यता नहीं बैठती। तो तमाम ऐसे आधार है जो ये कहते कि शिशुनाग वंश वास्तव में हर्यक वंश का पहले आया, मतलब हर्यक वंश पहले आया, शिशुनाग वंश बाद में आया। तो हमको अध्ययन की दृष्टि से बौद्ध धर्म में जो उल्लेखित है उस पर चलना है। लेकिन बृहद्रथ और जरासंध का उल्लेख पुराणों में हुआ है और इनके प्रतात्विक प्रमाण मैंने आपको बताए, महाभारत कालीन प्रमाण आपको बताए, उसमें इसका उल्लेख हुआ जरासंध का। लेकिन ऐतिहासिक दृष्टि से, क्योंकि पुराण को ऐतिहासिक पुस्तक तो माना जाता है लेकिन वो पूर्ण ऐतिहासिक पुस्तकें नहीं है, क्योंकि उसमें किसी भी राजाओं की सही प्रकार से क्रमबद्धता नहीं दिखाई पड़ती। भारत की पहली ऐतिहासिक पुस्तक है राजतरंगिणी, जो कि कश्मीर में कलहण ने लिखी थी। उसमें कश्मीर का राज्य का उल्लेख एक वंश को क्रम से किया गया है, जबकि पुराणों में ऐसा क्रम हमको दिखाई नहीं पड़ता। तो क्या नाम है, ये मगध के अंदर बौद्ध धर्म की पुस्तकों के अनुसार पहला वंश हर्यक वंश था। इसे भारत का पितृहंता वंश भी कहते हैं। पितृहंता वंश इसलिए कहते हैं बच्चों, आपको पता होगा कि सभी राजाओं ने अपने पिता की हत्या करके गद्दी कब्जाई है। जैसे अजात शत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की, उदयन ने अपने पिता अजात शत्रु की, और उदयन के पुत्र ने उदयन की हत्या करने के बाद अपनी गद्दियों पर अधिकार किया है, राजा बने हैं। तो इसको कहा क्या गया, इसको पितृहंता वंश कहा गया। इसको हर्यक वंश। हर्यक वंश में एक के बाद एक बड़ा राजा होना मगध के लिए पॉजिटिव चीज था। मगध का पहला राजा हुआ बिंबिसार। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधों के माध्यम से और सैनिक विजय के माध्यम से और राजधानी को बनाकर एक प्रकार से पूरे अपने आसपास के एक सुरक्षा कवच बनाया।
एक तो जो राजगृह या गिरिवर्ज जो राजधानी थी हर्यक वंश की, कौन सी? राजगृह या गिरिवर्ज, जो हर्यक वंश की राजधानी थी, ये 5 पहाड़ों से घिरी हुई थी, इसलिए सुरक्षित थी। बिम्सार की इस राजधानी को जीत पाना उस समय संभव नहीं था। बिम्सार ने वैवाहिक संबंधों के माध्यम से अपने चारों तरफ एक सुरक्षा घेरा बनाया और उसके बाद जाके अंग की विजय करी। अंग की विजय पहली विजय है आर्यक वंश की और बिम्सार की। बिम्सार के बाद जब अजातशत्रु हुआ, ये भी एक बड़ा कुशल और महत्वाकांक्षी राजा हुआ। फिर उज्जैन हुआ, वो भी एक बड़ा राजा हुआ। तो एक तो बहुत बड़ा कारण क्या है, आपको मैंने बताया कि इसमें पहला जो कारण है मैं बताता हूं कि एक के बाद एक महत्वाकांक्षी राजा पैदा हो रहे हैं। दूसरा, मगध के राजाओं को बेहतर कूटनीतिक ज्ञान था, जिसमें पहली बार वैवाहिक संबंध को कूटनीति का आधार बनाया गया और राज्य को शोषित किया गया। इसी तरह का वैवाहिक संबंध अगर हम देखें तो अकबर के काल में देखते हैं। अकबर ने सुलह कुल की नीति के तहत राजपूतों से वैवाहिक संबंध का प्रस्ताव देकर अपनी गद्दी को सुरक्षित बनाया। यही काम कौन कर रहे हैं? देखो, 1000 साल पहले बिम्बिसार कर रहा है। तो ऐसा उल्लेख किसी अन्य राज्य में हमको देखने को नहीं मिलता है। तीसरा कारण, मगध के पास लोहे की बड़ी बड़ी खानें थी। और आप जानते हैं आज भी मगध और उसके आसपास लोहे की बहुत बड़ी बड़ी खानें हैं। तो उसमें भी खानें थी, उनसे लोहा निकालना आसान था, उसको पिघलाना आसान था, हथियार बनाना आसान था। तो बेहतर हथियार बनाए गए और उस समय युद्ध में हथियारों की आवश्यकता ज्यादा होती थी, जानते हैं आप। तो लोहे की प्रचुरता इसके लिए भी थी। दूसरी बात, लोहे की प्रचुरता कृषि के लिए भी उपयोगी थी। चौथा कारण, मगध को आसानी से बच्चों हाथियों की सेना उपलब्ध थी। हाथी जो थे इस इलाके में ज्यादा थे, मगध के आसपास के क्षेत्र में हाथी ज्यादा मात्रा में थे। और आप जानते हैं पूरे प्राचीन काल में हाथी सेना का मुख्य आधार रहा है। सिकंदर जब भारत पर आक्रमण करने आया तो उसने पहले शत्रु सेना का अवलोकन किया कि पोरस के पास किस तरह की सेना, यह देखा जाए। यह आवश्यक है, यदि आपका कोई शत्रु हो तो उसकी शक्ति का लगातार अवलोकन करते रहो कि आपका शत्रु कितना शक्तिशाली हो रहा है। तो जब उसने देखा सिकंदर ने कि पोरस के पास कोई बहुत बड़ा जानवर है, तो उनको ईरान के अंदर हाथी की जानकारी उसमें नहीं थी। देखिए आप, जब उन्होंने हाथी देखे, सजे हुए हाथी देखे, लड़ते हुए हाथी देखे, तो सिकंदर आश्चर्यचकित रह गया कि ये कैसा पशु है जो सर्वनाश कर रहा है। सूंड से भी मार रहा है, सूंड में तलवार बंधी होती थी, जहां चल दे रहा वहीं कुचल दे रहा। इतने ऊपर राजा बैठा हुआ है, अब उसको तीर से मारना भी मुश्किल है, धनुष और तलवार से मारना तो बहुत ही मुश्किल था। ऊपर से बैठा हुआ, हाथी के ऊपर बैठा हुआ राजा चारों तरफ अपनी सेना का अवलोकन कर सकता था कि कहां पर उसकी सेना गंभीर हो रही है, कहां पर उसकी सेना मजबूत है, कहां सहायता पहुंचानी है, कहां क्या करना है। यह अवलोकन सेना के बीच में होकर हाथी पर बैठकर बहुत अच्छा था। ये सब चीजें मगध के पक्ष में थी, ये सब चीजें बाकी किसी राज्य के पक्ष में नहीं थी। उस समय का एक बड़ा राज्य था वैशाली,
वो एक संघ के अधीन था। संघ में होने के कारण वो बहुत अपने आप को शक्तिशाली फैला नहीं सका। अवंती एक बड़ा राज्य था, लेकिन उसके पास लोहे की खानें नहीं थी, हाथियों की सेना नहीं थी, ये कमी रही। बाकी राज्य छोटे जैसे वत्सा, काशी था, ये तो बड़े राज्यों के प्यादे थे बस। वैशाली मैंने आपको बताया, कौशल बताया, अवंती है, पांचाल है, ये बड़े राज्य थे। इनके पास क्षेत्रफल ज्यादा था, रेवेन्यू भी ज्यादा था, सेना भी बड़ी थी। इन कौशल के पास भी लोहे की खानें नहीं थी, ना इतनी बड़ी हाथियों की सेना थी, ना पांचाल के पास थी, ये सब मगध के पास थी। इन सब कारणों की वजह से इन सब संसाधनों को सही तरीके से इस्तेमाल करना बड़ी बात होती है। संसाधन किसी के पास भी हो सकते हैं, लेकिन संसाधनों का दोहन और संसाधनों का उपयोग बेहतर रणनीति और दक्षता से किया जाए, यह उस राजा पर निर्भर करता है। ना बोलते हैं पद तो महत्वपूर्ण नहीं होता, पद पर बैठने वाले व्यक्ति कैसा है वो उसे महत्वपूर्ण बनाता है। अकबर औरंगजेब दोनों बड़े बादशाह हुए, लेकिन एक महानतम सम्राट कहलाता है, एक निकृष्टतम सम्राट कहलाता है। तो ये व्यक्ति के व्यक्तित्व और कृतित्व पर निर्भर करती है। आपका इतिहास क्या होगा, आपको कैसे लोग याद करेंगे, ये आपका क्रम तय करता है, आपका कृतित्व तय करता है। तो जो मगध के जो राजा हुए, एक के बाद एक जो राजा हुए, उन्होंने इन संसाधनों का प्रयोग बड़े सही तरीके से किया, बड़े समीचीन तरीके से किया, और मगध का इतिहास भारत का इतिहास बना दिया। ठीक, अब मगध के बारे में हम देखते हैं कि जो पहला वंश था, हर्यक वंश मगध का, वो किस तरीके से काम किया। अच्छा, एक तो कान हो गया, कान मैंने आपको बता दिए। आप देखते हैं मगध के जो राजवंश है वो कैसे है। पहला राजवंश है हर्यक वंश। इसका कार्यकाल रहा 544 बीसीई बिफोर कॉमन एरा से लेकर 412 बीसीई तक, 412 बीसीई तक रहा है। अब जो 412 तक रहा है, यह पूरा हर्यक वंश है, जिसे पिथरंता वंश बोलते हैं। इसका संस्थापक बिम्बसार था। जिसे यूनानी साहित्य में श्रोणिक कहा गया है, कुछ लोग श्रेणिक कहते हैं। ये इसका उपनाम है बिम्बसार। 544 में गद्दी पर बैठा, राजगृह गिरिवर्ज को अपनी राजधानी बनाया। एक नाम गिरिवर्ज भी है इसका। 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी। राजधानी बनाने के बाद बिम्बसार ने यह देखा कि यदि मगध को आगे बढ़ाना है, क्षेत्र विकसित करना है, तो सबसे पहले आस पड़ोस के राज्य को अपने अधीन करना होगा। उसे इस बात का डर था कि यदि मैंने अपने पड़ोसी राज्य पर अधिकार करने के लिए मैं गया, जैसे मगध अंग था उत्तर में, अंग पर चढ़ाई करी, उसके साथ युद्ध करने चला, तो हो सकता है कि नीचे से काशी, इधर से कौशल, वैशाली के लिच्छवी आकर दोबारा आपके गिरिवर्ज पर अधिकार ना कर ले। तो सबसे पहले अपने चारों तरफ सुरक्षा का घेरा बनाना था। यही बात भारत में अंग्रेजों ने करी। अंग्रेज कभी भी भारत में बहुत सारे शत्रुओं से एक साथ नहीं लड़े। हमेशा अंग्रेज एक बार में एक शत्रु से लड़े, और जो बाकी उसके जो आसपास के लोग थे उन्हें अपना मित्र बना लिया करते थे। जब लड़े मराठों से,
तो निजाम और मैसूर को समाप्त कर चुके थे। जब लड़े मैसूर से तो निजाम और मराठों को अपने साथ मिला लिया, मैसूर पड़ गया अकेला। जब लड़े मैसूर से, जब लड़े निजाम से तो मैसूर और मराठों को अपनी तरफ मिला लिया। इस तरीके से वो एक बार में एक शत्रु से लड़े। यही काम हर्यक वंश का शासक बिंबिसार का। इसकी रणनीति थोड़ा अलग थी। इसने क्या काम किया, ये आप जो नोट करते रहिएगा। 544 बीसी से 412 बीसी तो कहा गया बिंबिसार को। इसने क्या काम किया बिंबिसार ने, जैसे इसका मगध राज्य था, ये मगध का क्षेत्रफल था, ऊपर था इधर अंग, इधर था कौशल, इधर था काशी, नीचे तरफ कलिंग था। अब मगध के राजा ने क्या किया, एक तरफ था वैशाली, मगध के राजा ने क्या किया, बिंबिसार ने सबसे पहले वैशाली के राजवंश लिच्छवी राजा चेटक की पुत्री चेलना अपना विवाह कर लिया। किससे, चेलना से। किसने, मगध राजा बिंबिसार ने। किससे, चेलना से। तो वैशाली के साथ जब वैवाहिक संबंध बन गए तो पूरा वाजी संघ मगध का मित्र बन गया, संबंधी बन गया। दूसरा विवाह किया कोसल देश के राजा प्रसंजित की पुत्री महाकोसला से। किससे, महाकोसला से। अब कोसल देश के राजा प्रसंजित ने काशी के कुछ गांव, पूरा काशी नहीं, कुछ ग्राम बिंबिसार, एक वैवाहिक संबंध किया। कुरु के पास एक राजा था मरु, मरु देश की राजकुमार थी क्षेमा से विवाह कर लिया। एक पत्नी क्षेमा, एक पत्नी महाकोसला और एक पत्नी कौन, चेलना। ये तीन पत्नी किसकी होगी, बिंबिसार की। इस तरीके से जब अपना ये भी अंग, ये भी सेव कर लिया, ये भी सेव कर लिया, काशी भी सेव हो गया। कलिंग में कोई बहुत बड़ा राज्य नहीं था, इससे उसे खतरा नहीं था। मरु से शादी करी, मरु की इधर से क्षेमा शादी करी तो इधर भी एक अपना पंचाल के आसपास का इलाका भी मित्र बन गया। जब इस तरफ से चारों तरफ से लगभग राज्य सुरक्षित हो गया तो आक्रमण किया अंग पर, और अंग के राजा बृहद्रथ को, बृहद्रथ नहीं, ब्रह्मदत्ता को। किसको, ब्रह्मदत्ता को युद्ध में मार दिया, हरा दिया, और अंग को मगध का अंग बना दिया। अंग को जीतने वाली उठी वो तलवार अशोक की धर्म की विजय के बाद ही जाकर रुकी थी। वो तलवार जब बिंबिसार ने निकाली अंग को जीतने के लिए तो वो तलवार जाके रुकी अशोक के समय, जब तक मगध का विस्तार होता रहा। तो बिंबिसार के जो ये कार्य थे ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य। अंग की ही उसने केवल विजय करी थी। काशी के कुछ गांव मिल गए तो काशी भी एक प्रकार से उसी का बन गया। ठीक, अब क्या हुआ, बिंबिसार धार्मिक दृष्टि से एक सहिष्णु राजा था। इसने बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों को संरक्षण दिया। ये उस समय ये बौद्ध और जैन कोई धर्म नहीं थे, बल्कि एक प्रकार की उपासना पद्धति थी कि भाई आप महात्मा बुद्ध की बात मान लो, आप महावीर स्वामी की बात मान लो, कोई दिक्कत नहीं। सब धर्म अच्छी बात बोलते, गलत बात कोई बोलता नहीं है। धर्म की व्याख्या करने वाले गलत बोलते हैं। कोई भी धर्म दुनिया गलत नहीं है।
लेकिन धर्म के जो व्याख्याकार है, जो धर्म के ठेकेदार है, जो उनकी जीविका चल रही है उस चीज से, समस्या उससे पैदा होती है। उस समय जब हम इतिहास पढ़ रहे हैं तो तब ऐसी कोई बात नहीं थी, तो इसने बौद्ध और जैन दोनों को समान संरक्षण दिया। किसने? बिंबिसार ने। बिंबिसार को श्रेणी कहा गया, मैंने आपको बताया वो साहित्य में। बिंबिसार की हत्या इसी के पुत्र किसने? अजातशत्रु ने कर दी। और इसने अजातशत्रु को अंग की राजधानी चंपा का उपराज्यपाल बनाया था। ये पूछ चुका है एक बार। अजातशत्रु कहां का उपराज्यपाल था? चंपा का। एक प्रकार से अंग इसके अधीन कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी सत्ता के भूखे लालची व्यक्ति ने, लोभी व्यक्ति ने अपने पिता की हत्या कर दी। इतिहास अपने आप को दोहराता है। हम सल्तनत काल में फिर एक बार देखते हैं कि एक के बाद एक सुल्तान की हत्या कैसे उसके अमीरों के द्वारा हो रही है। वही हम यहां देख रहे हैं हर एक वंश में। अगर आप मेंस देने वाले विद्यार्थी हैं, मुख्य परीक्षा लिखने वाले विद्यार्थी हैं, तो हमेशा तुलनात्मक लिखने का प्रयास कीजिए ताकि आपकी ब्रॉड नॉलेज का ज्ञान हो सके एग्जामिनर को, जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है। तो ये थे अजातशत्रु। अब इनके बारे में पढ़ते हैं। अजातशत्रु की अगर हम बात बताएं तो ये मतलब गद्दी पर 500, 492, 460, 492 से 460 BC और 60 BC के तक बैठा। कौन? अजातशत्रु। इसे यूनानी ग्रंथों में पुनिक कहा गया। पुनिक क्या गया? पुनिक। वित्तहंता तो था ही, पर जब गद्दी बैठा तो मगध साम्राज्य का सबसे महत्वाकांक्षी राजा यही था। यह बौद्ध और जैन दोनों धर्म का अनुयायी था। इसने गद्दी बैठने के बाद तुरंत से विजय अभियान करना शुरू कर दिया। अंग की विजय करी तो पहले हो चुकी थी। इसके 2-3 उद्देश्य बड़े थे। एक तो काशी को किसी प्रकार जीता जाए, एक वाज्जी संघ और एक अवंती। इन तीनों को मगध साम्राज्य में मिलाकर मगध साम्राज्य नेपाल की सीमा से दक्षिण में कर्नाटक तक पहुंच जाता। तो इतना बड़ा साम्राज्य इसके दिमाग की बात थी। अजातशत्रु इसने काशी के पास, काशी की राजधानी आप जानते हैं बनारस यानी वाराणसी थी, उसके जस्ट नीचे था एक राज्य वत्स जिसकी राजधानी कौशाम्बी थी, इलाहाबाद के पास पड़ता है। और यहीं से जाता रास्ता अवंती के लिए, और अवंती पर अधिकार के लिए लड़ता जाता अजातशत्रु। तो वत्स और काशी की सहायता अजातशत्रु के लिए आवश्यक थी। इसलिए काशी को अजातशत्रु मगध का पूर्ण अंग बनाना चाहता था। तो उसने पहले काशी के लिए कौशल पर आक्रमण किया। जब कौशल पर आक्रमण किया तो कौशल का राजा जो था वो हार गया। उसका राजा था प्रसेनजित। राजा हार गया प्रसेनजित, और बचाने ने बड़े मुश्किल से शरावस्ती में भागकर अपनी जान बचाई। लेकिन दोबारा 2 गुना शक्ति के साथ जब प्रसेनजित ने अजातशत्रु पर आक्रमण किया तो अजातशत्रु हार गया। जब अजातशत्रु हार गया तो अजातशत्रु को प्रसेनजित ने अपने यहां बंदी बना लिया। अब कहने के संबंधी तो था भाई, प्रसेनजित का संबंधी था अजातशत्रु, तो उस संबंध के कारण, उस संबंध के आधार पर प्रसेनजित ने अजातशत्रु को छोड़ दिया और अपनी पुत्री वाजिरा का विवाह, किसका? वाजिरा,
का विवाह अजात शत्रु से कर दिया तो दामाद बन गया। अब जब दामाद है तो दामाद होता है, दामाद के बारे में क्या कहा जाए, है नहीं, दामाद तो दामाद है। अब दामाद कहां से कहां पहुंचे देखिए आप, एक राष्ट्रीय दामाद हमारे यहां भी थे और एक दामाद हमारे यहां के इंग्लैंड के पीएम बनने की दौड़ में है, अभी बने नहीं है। संघर्ष बहुत कांटे का है। हमारी मीडिया श्री ने तो पहले कह दिया था भारतीय मूल का प्रधानमंत्री संघर्ष करना पड़ रहा है। उस देश में, जिस देश ने हमारे पर 2 साल तक राज्य किया हो, उस देश में हमारे मूल का व्यक्ति प्रधानमंत्री बने, उस देश के रूढ़िवादी लोग कभी स्वीकार नहीं करेंगे। तो संघर्ष करना पड़ रहा है। ऋषि सुनक को कहा जा रहा है कि तुमने बोरिस जॉनसन के पीठ में छुरा घोंपा, धोखा दिया उसको, कि तुम्हारा वो मेकर था, तुमको किंग उसी ने बनाया था और तुमने उसको धोखा दिया। तो ऋषि सुनक ने कहा कि मेरे लिए राष्ट्र हित सर्वोपरि है, इंग्लैंड का हित मेरे लिए सबसे ज्यादा है। तो ये बात चल रही है इंग्लैंड के अंदर। अब क्या है देखिए आप, वाज्य का विवाह जब बड़ा शत्रु से हुआ तो दामाद बन गया। जब दामाद बना तो दामाद को पूरा का पूरा काशी दे दिया गया और काशी के अधीन था वत्स, तो वत्स भी एक प्रकार से किसका हो गया, तो काशी वत्स किसके हो गए, अजात शत्रु। अवंती का कोई काफी दूर था, अब तक वहां पर विजय करना अजात शत्रु के लिए तब तक संभव नहीं था जब तक कि उसका राज्य मगध वाजी संघ से सुरक्षित ना हो जाए। वाजी संघ को जीतना इतना आसान नहीं। मैंने आपको इससे पहली वीडियो में बताया था कि वाजी संघ में 8 राज्य शामिल थे, 8 राज्यों का संघ था। इसलिए उन्होंने संघ बनाया था कि कभी हमारे पर कोई आक्रमण करे तो हम एक होकर उसका सामना करेंगे। तो वाजी संघ को कैसे जीता जाए, इसके लिए अजात शत्रु ने महात्मा बुद्ध से सलाह ली और महात्मा बुद्ध ने कहा कि जब तक फूट ना पड़े आप उस युद्ध को नहीं जीत सकते। तो अपने मंत्री वास्कर को अजात शत्रु ने वाजी संघ में फूट डालने के लिए भेजा और ये उस फूट डालने में कामयाब रहा और जैसी फूट पड़ी तो वाजी संघ पर आक्रमण करने की सोची। किसने, अजात शत्रु ने। लेकिन वाजी संघ की पूर्ण विजय अजात शत्रु नहीं कर पाया। कुछ इलाका जीत लिया लेकिन वैशाली के लिच्छवी बचे रहे, जो कि अपने आप में उस क्षेत्र के सांस्कृतिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से बड़ा सम्मान प्राप्त राज्य था। वैशाली के लिच्छवी, गुप्त वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह जब लिच्छवी कन्या कुमार देवी से हुआ तो चंद्रगुप्त के सम्मान में 4 चांद लग गए। ये एक देखिए लगभग 1500 साल पहले बाद की बात है ये। तो लिच्छवी राजवंश उसमें बहुत महत्वपूर्ण वंश था। वैशाली को जितना इतना आसान नहीं था। ये काम आया करेगा शिशुनाग नामक व्यक्ति। अब जो अजात शत्रु था इसने वाजी संघ में जब आक्रमण किया, जिसको जीतने का प्रयास किया और बहुत बड़ा इलाका था जीत भी लिया, तो इसको जीतने के लिए अजात शत्रु ने 2 बड़े हथियार, रत्मुसल और महाशिला कंठक, महाशिला कंठक का प्रयोग किया। रथ मुसल था रथ की तरह। आपने देखी ना बाहुबली मूवी देखी होगी आपने, उस बाहुबली मूवी में दिखाया गया है भल्लाल देव को एक रथ पर बैठे हुए और रथ चलता आगे से घूमता हुआ सेना को काटता चलता है। ये उसी तरह कोई रथ रहा होगा जिसने बड़ी मात्रा में तबाही मचाई सेना के बीच पहुंचकर। कितने, रथ मुसल। रथ मूसल मतलब ना, मूसल मतलब ऐसे कूटने वाला। तो लिया रथों को, चलाया मूसल, फिर गया सेना के ऊपर को दबाते चले गए सेना।
सारी सेना भल्लाल खत्म हो गया। ये भल्लाल देव का रथ था। महाशिला कंठक कहते कोई आधुनिक जैसी तोपें वो होती है, टैंक कुछ इस तरह का रहा होगा, जो बड़े बड़े शिलाओं को, पत्थरों को दूर तक फेंकता था, और पत्थर के डर की वजह से कुछ लोग और कुछ उसके नीचे दबकर मर जाया करते थे। इसी तरह के हथियारों से, महाशिला कंटक से ही सांप का एक बड़ा गुच्छा एक पोटली में बांधकर दूर तक फेंका जाता था। सांप का गुच्छा, जब वो सांप की संख्या सैकड़ों में है, सेना के ऊपर आकर गिरेंगे तो कुछ तो डर से मरेंगे, कुछ डसने से मरेंगे, कुछ भागने से मरेंगे, कुछ कुचल कर मरेंगे। तो ऐसे हथियार हुआ करते थे तब। इन हथियारों का पहली बार प्रयोग किया अजातशत्रु ने वाजीसंघ को जीतने में। वाजीसंघ को जीतने, अजातशत्रु जो था, तो मैंने आपको बताया, आपको बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों का अनुयायी था। इसी ने जब महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ, उनकी मृत्यु हुई, तो जो 8 स्तूप बने हैं, उन्हीं में जो भरूच का स्तूप है वो इसी काल का है, और उस पर अजातशत्रु भगवते वंदना, अजातशत्रु भगवते वंदना, ये टेंस लिखा हुआ, उस पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है। किस पर? भरूच स्तूप पर। यह बौद्ध धर्म का अजातशत्रु का अनुयायी होना एक पुरातात्विक प्रमाण है, जो भरूच के स्तूप है, और भारत का प्राचीनतम स्तूप है भरूच का स्तूप, ठीक है ना। तो ये तो थे हमारे कौन से भाई साहब? अजातशत्रु भाई साहब। अजातशत्रु का पुत्र हुआ उदयन। कौन हुआ? उदयन का पुत्र कौन था? उदयन पुत्र था। इसे उदयभद्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? उदयभद्र भी कहते। किसको? उदयन। ये जैन धर्म का अनुयायी था, पक्का जैन था उदयन। इसका बहुत महत्वपूर्ण काम जो है बस वो है कि इसने गंगा और सोन नदी के संगम पर कुसुमपुर गांव को पाटलिपुत्र के नाम से उसको राजधानी बनाया, यानी पाटलिपुत्र भारत की नई राजधानी बनी। नाम क्या था उसका? कुसुमपुर। कहां पर थी? गंगा और यमुना के संगम। यानी एक प्रकार से यह भी राजधानी सुरक्षित थी। इसकी भी चारों तरफ से, तीन तरफ से भी किससे घिरी हुई थी? जल से घिरी हुई थी। गंगा और सोन के संगम पर पाटलिपुत्र की राजधानी किसने बनाया था? उदयन या उदयभद्र ने बनाया था। नाम क्या था उसका? कुसुमपुर। इसी काल में जनजाति उल्लेख मिलता है कीकट। कीकट जनजाति। बच्चों ये जनजाति भी मगध के आसपास ही थी, और का अधिकांश जमघट पाटलिपुत्र क्षेत्र में था। किसका? कीकट का। तो कीकट पुत्र का जनजाति कहां थी? पाटलिपुत्र क्षेत्र में ना। ये कुसुमपुर नाम था, ये ना बताया। ये किस बारे में? उदयन के बारे में। उदयन ने लगभग 444 तक, कब तक? 444 BCE तक अधिकार किया। उसके बाद के 3 पुत्र हुए, 3 पुत्र, और तीनों पुत्रों ने ही, मतलब 3 पुत्र हुए इसके, मतलब 3 पुत्र नहीं, उसका पुत्र था, उसने इसकी हत्या करी,
उसने इसकी हत्या, और अंतिम जो था वो था बच्चों नागदशक या दर्शक। ये हर्यक वंश का अंतिम शासक था। किसका? हर्यक वंश का। नागदशक या दर्शक। इसी में अपने पिता की हत्या करने के बाद गद्दी बैठा था, और इसकी हत्या इसी सेनापति शिशुनाग ने कर दी थी। किसने? शिशुनाग। किसकी हत्या? इसकी हत्या शिशुनाग। किसकी हत्या? दर्शक की। शिशुनाग ने करती, और शिशुनाग नामक व्यक्ति ने इसकी हत्या करी और खुद पाटलिपुत्र पर अधिकार कर लिया। और पाटलिपुत्र पर अधिकार करने के बाद एक नए राजवंश, किसकी? शिशुनाग राजवंश की स्थापना। शिशुनाग राजवंश ये 412 ईस्वी से बीसीई से 394 बीसीई तक। शिशुनाग वंश, इसमें दो ही राजा हुए, एक शिशुनाग नाम का, कालाशोक नाम का। कालाशोक, उसे काकवर्ण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? काकवर्ण। अच्छा, शिशुनाग जब राजा बना तो इसने क्या काम किया? वैशाली, जो कि एक प्रकार से वाजी संघ का हिस्सा थी, और जब वाजी संघ मगध का अंग बन गया आजा शत्रु के समय, तो वैशाली को अपनी राजधानी बनाया और अवंती पर अधिकार किया। इसके पीछे दो कारण थे। वैशाली को दूसरी राजधानी बनाने के पीछे दो कारण थे। एक तो ये, ताकि जितने लिच्छवी हैं और जो वाजी संघ के जो अंग रहे हैं अलग अलग 8, उन सब पर नियंत्रण रख सके। दूसरा, अवंती पर अधिकार करने के लिए राजधानी को थोड़ा उत्तर में ले गया, ताकि जो नीचे जो जनजातियां उभर रही थी कलिंग वगैरह में, निचले इलाकों में, वो जनजातियां ऊपर अधिकार न कर, क्योंकि अभी तक भौतिक संस्कृति का विकास भारत में नहीं हुआ था। कुछ ही राज्य डेवलप हुए थे बस। तो सुरक्षा के दृष्टि से हमने राजधानी डालेगा, वैशाली ले गया। इसने वैशाली को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। किसे? किसने? शिशुनाग पर। और इसने ही अवंती की विजय करी, क्योंकि काशी पहले से ही मगध का अंग था। जब काशी मगध का अंग था तो वत्स जो कि उसके अधीन था उसका अंग बन गया। जब उसका अंग बन गया तो उन सभी ने अवंती को जीतने में शिशुनाग की हेल्प करी। और इसी के समय एक प्रकार से मगध साम्राज्य नेपाल की सीमा से लेकर गोदावरी के तट तक पहुंच गया। इतना बड़ा साम्राज्य किसके काल में? शिशुनाग के काल। शिशुनाग के बाद इसका पुत्र कालाशोक। कौन? कालाशोक, इसे काकवर्ण भी कहते हैं। गद्दी पर बैठता है। काकवर्ण के बारे में कहा जाता है कि इसके काल में राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में, कहां पर? राजगृह की सप्तपर्णी गुफा, सप्तपर्णी गुफा में बौद्ध धर्म की दूसरी बौद्ध संगति हुई। यह बौद्ध संगति महात्मा बुद्ध की मृत्यु महापरिनिर्वाण के ठीक 100 साल के बाद हुई थी, यानी 484 के बाद। कहां? 384। तो कहीं ना कहीं कालाशोक के बारे में वर्णन एक पुरातात्विक और ऐतिहासिक और लिखित प्रमाण मिल जाता है। फिर दूसरी बौद्ध संगति है वो 384 में हुई। तो एक ये इसके बारे में बस। कालाशोक काकवर्ण किस वंश का था? शिशुनाग वंश का। इसके बाद इस वंश के अंतिम शासक नंदीवर्धन,
नंदी वर्धन की हत्या करने वाला व्यक्ति था महापदम नंद। कौन? महापदम नंद। महापदम नंद ने इसकी हत्या करने के बाद नंदीवर्धन की हत्या करने के बाद नंद वंश की स्थापना की 344 ईस्वी में, और 323 BCE तक ये बना रहा। नंद वंश का शासक महापदम नंद। महापदम नंद इसे आरोप परशुराम कहते हैं, या दूसरा परशुराम कहते हैं। क्षत्रियों का विनाश करने वाला कहते हैं, एक राट कहते हैं। पहला ऐतिहासिक सम्राट कहते हैं किसे? महापदम नंद। क्षत्रियों का नाश करने वाला और परशुराम कहते हैं, एकराट कहते हैं, और पौराणिक उसमें यूनानी ग्रंथों में उग्रसेन कहते हैं। उग्रसेन भी और अग्रसेन भी। अग्रमीज बोलते हैं घनानंद को। अग्रमीज किसे बोलते हैं? घनानंद को, जो कि इसका पुत्र था। अग्रमीज यानी अग्रसेन का पुत्र। अग्रमीज मतलब कौन? अग्रसेन का पुत्र। किसे कहा गया? महापदम नंद को। यह नापित था। नापित मतलब शूद्र वंश का था। शूद्र वर्ण का था। नापित बोलते हैं नाई के दास को, जो दास नाई के, जो नाई का दास, उसे नापित बोलते हैं। तो महापदम नंद नापित यानी नाई था, शूद्र वर्ण का था। एक क्योंकि इसके पास उस समय दुनिया की सबसे बड़ी सेना थी, तो उसको एक सम्राट, एक राट और सम्राट कहा गया। दूसरा परशुराम कहा गया, अग्रसेन कहा गया, और महापदम नंद का मित्र था, आप जानते हैं कौन? पाणिनि, जिनकी पुस्तक है अष्टाध्यायी, पहला व्याकरण ग्रंथ संस्कृत का, वो इन्हीं के दरबार में थे। महापदम नंद के दरबार में रहा करता था। तो महापदम नंद का समकालीन है पाणिनि। महर्षि पतंजलि समकालीन है शुंग वंश के शासक पुष्यमित्र शुंग के, और पाणिनि है महापदम नंद का समकालीन। ये उनके दरबार में रहा करता था, और अष्टाध्यायी नामक पुस्तक लिखी थी। 8 अध्याय अष्टाध्यायी। किसने? पाणिनि ने, महापदम नंद के काल में। बहुत लंबे समय तक राज नहीं किया महापदम नंद ने। नंद वंश को नव नंद भी कहते हैं, क्योंकि नंद वंश में 9 राजा हुए। इतने कम समय में सब राजा नहीं हुए। कारण क्या था? महापदम नंद का सबसे छोटा पुत्र था घनानंद। इसे धन बटोरने का बहुत शौक था, धन का बहुत लालची था, लोभी था वो। कुछ लोगों ने इसी वजह से इसका नाम धनानंद रखा गया। कुछ लोग घनानंद भी बोलते हैं, जो धनानंद भी बोलते हैं। धन का आनंद लेने वाला धनानंद। तो कहते हैं इसके पास 80-100 करोड़ उस समय देखा का खजाना गंगा नदी में नीचे किसी पहाड़ी की गुफा में छुपा कर रखा हुआ था। 2 लाख की पैदल सेना और 20,000 घुड़सवार उस काल में देखिए इसके पास थे, घनानंद के पास। उस काल का सबसे अमीर, सबसे रिचेस्ट व्यक्ति यही था।
आज भले ही वॉरेन बफेट या वॉरेन बफेट नहीं, वो कौन है फेसबुक का ना, वो मेरा नाम ध्यान नहीं आ रहा, जो अमीर व्यक्ति है, बेजोस करके नाम उसका, वो है। हमारा जो है मुकेश अंबानी साहब है, बड़े व्यक्ति, सबसे अमीर व्यक्ति, उस समय घमंड था। सिकंदर की सेना डर गई थी जब पता चला मगध का राजा अगला, जब उन्होंने पोरस का राजा जीत लिया, पता चल अब मगध की सीमा में प्रवेश करोगे, तो घनानंद का नाम सुना हुआ था। 2 लाख की सेना, 20,000 घुड़सवार, कई हजार हाथियों की सेना, क्या सामना करेंगे छोटी सी सेना? डर गई थी सेना। वो था घनंद, तो पुत्र था महापद्म नंद का। इसके 8 पुत्र थे, 8 और इसको मिला के 9 हो गए, तो क्या कहलाए? 9 नंद कहलाया। 8 पुत्र थे, सबसे छोटा पुत्र कौन था? घनानंद था, इसको मिला के 9 थे, तो 9 नंद कहलाए। जो घनानंद है, इसका पुरोहित था चाणक्य, कौटिल्य। एक बार इसने उसका अपमान कर दिया कि बहुत घमंडी व्यक्ति था घनानंद, तो उसने चाणक्य का अपमान कर दिया, इसका नाम कौटिल्य विष्णुगुप्त भी है, उसका अपमान कर दिया। तो कौटिल्य ने कसम खाई कि मैं भरत को, यानी भरत के वंशज को शूद्रों के शासन से मुक्त कराऊंगा और किसी क्षत्रिय को गद्दी पर बिठाऊंगा, ये कसम खाई। और इसी क्रम में जब वो चले पाटलिपुत्र से तक्षशिला की ओर, तो रास्ते में राजकीलम खेल खेलते हुए चंद्रगुप्त मौर्य से उनकी मुलाकात हुई, जो एक दास के अधीन था, उससे लिया, खरीद लिया। चंद्रगुप्त मौर्य को खरीदा, कुछ पण 700 कितने 800 पण में कितने खरीदा था, खरीदा, उसको तक्षशिला ले गए और उसको तैयार किया, पढ़ेंगे मौर्य काल में। तो घनानंद के बाद, घनानंद बता आपको बहुत अहंकारी था। उसके बाद जो पाणिनि, इसका तरबारी याद रखिए आप। तो घनानंद जो था अंतिम नंद वंश का सम्राट था। तो एक तो आपको ये याद रखना है कि कौन सा शासक किस वंश का था, अंतिम कौन सा और पहला कौन सा था, किसने क्या काम किया, किसको क्या कहा गया? घनानंद को कहा गया अग्रमीज। किसको? घनानंद को, यानी अग्रसेन का पुत्र अग्रमीज। यूनानी पुस्तकों में जैसे सेंड्रोकोटस, एंड्रोकोटस सिकंदर के लिए आया है, ऐसी अग्रमीज जो आया है वो घनानंद के लिए आया है ना। अग्रसेन किसके लिए आया है? महापद्म नंद के लिए आया है। इस तरीके से आपका मगध का उत्कर्ष और मगध का राजनीतिक इतिहास शुरू हो गया। मैंने आपको बताया था कि हमारा सांस्कृतिक इतिहास भारत का बहुत पुराना है। सांस्कृतिक इतिहास की हमारी कोई लास्ट की कोई सीमा नहीं है, लेकिन राजनीतिक इतिहास हमारा बहुत बाद में शुरू हुआ। जो हम ये पढ़ रहे हैं, ये प्रारंभिक राजनीतिक इतिहास है भारत का। इस चैप्टर से आपको जो याद रखना है, मगध का उत्कर्ष कैसे हुआ। मगध में पहला वंश हर्यक वंश, बाद में शिशुनाग वंश, फिर बाद में नंद वंश। कौन संस्थापक, कौन अंतिम राजा, किसने क्या काम किया, कौन सी विजय किसने करी, ये आपको याद रखना है, बस इतना सही, और अधिक की आवश्यकता आपको नहीं है। अच्छा, अब जो अगली क्लास होगी हमारी, वो भारत पर विदेशी आक्रमण की होगी। किसने भारत पर सबसे पहला आक्रमण किया, वो सिकंदर के आक्रमण की बात होगी। और सिकंदर के आक्रमण के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे मौर्य वंश, मौर्य काल। ठीक है, जो लोग पहली बार आए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें। आपको ऐसी बहुत सारी जानकारियां एक लगातार वीडियो आपको मिलती रही। अभी हम लोग सीटेट का एक नया बैच लॉन्च कर रहे हैं अपने यूट्यूब पर ही। 4 या 5 तारीख से आपको मैंने दे दूंगा इन्फॉर्मेशन। 5 तारीख के आसपास से हम सीटेट का बैच लॉन्च करेंगे। सीटेट ना, सीटेट बीएड जो कर चुके थे, जो बीटीसी कर चुके हैं, उनके लिए होता है सीटेट। तो पहले उसका बैच लॉन्च करेंगे, लेकिन जो अपना इतिहास है लगातार चलता रहे, इसमें कभी कोई कमी नहीं है। इतिहास के साथ साथ, इसी प्राचीन काल के साथ साथ आधुनिक काल का भी मैं लेक्चर शुरू कर दूंगा 1-2 दिन बाद से। एक क्लास प्राचीन भारत की, एक क्लास आधुनिक भारत की, दोनों क्लास साथ साथ चलती रही। आधुनिक काल शुरू करेंगे यूरोपीय कंपनी के आगमन से, और
और मुगल साम्राज्य के पतन से, ताकि सारा इतिहास आपका एक महीने भर में धीरे धीरे पूरा सिमट जाए और आपको फिर कभी कहीं से भी इतिहास पढ़ने का सत्ता ना हो। आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी तैयारी के लिए। सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।